तो कल हमने रेडिएशन शुरू कर दिया था, जहाँ पे हमने 3 कोएफिशिएंट देखे थे अलग अलग, दैट इज एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। ये सिलेबस में है नहीं, ये प्रीवियसली सिलेबस में था, इस साल है नहीं। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा फंडामेंटल चीज़ था, इसीलिए मैंने ले लिया। नाउ आज हम देखेंगे स्टीफन्स लॉ। देखना स्टीफन्स लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द इमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी emissive power of perfectly black body, that is the rate of emission of radiant energy per unit area. The rate of emission of radiant energy पर यूनिट एरिया। तो ये होता है इमिसिव पावर, क्या होता है, रेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, varies directly fourth power of its absolute temperature, fourth power of its absolute temperature। ठीक है, ये उसका स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे E ले लेता हूँ इमिसिव पावर, तो दिस इमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर। अगर मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा देता हूँ तो एक कांस्टेंट लेता हूँ, इस कांस्टेंट को कहा जाता है स्टीफन्स कांस्टेंट। ओके, दिस सिग्मा इज कॉल्ड एज स्टीफन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू 4। और इसके डायमेंशंस हो जाएंगे m⁻⁻1, l⁻�0, t⁻³ एंड θ⁻⁻4। सॉरी, हाँ, t इज टाइम, हाँ यहाँ पे t इज टाइम एंड θ⁻⁻4। थीटा भी ले सकते हो या फिर k भी ले सकते हो। ओके, समझ रहे हो। नाउ ये क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि सर व्हाट इज रेडिएंट एनर्जी। तो हम उसे डिफाइन कर देते हैं। रेडिएंट एनर्जी एंड विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A इंटू टी, या फिर मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ डेल्टा Q बाय A इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ रेडिएंट एनर्जी। समझ में आ रहा है। यस सर। तो देखना, इस रेडिएंट एनर्जी को मैं E के फॉर्म में लिख सकता हूँ, दैट इज इमिसिविटी। इमिसिविटी देखी थी ना हमने इमिसिविटी देखी है कल। हैव यू गॉन थ्रू द इमिसिविटी? नो सर। नहीं ना, एक मिनट। तो देखना
इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को वी कैन राइट डाउन E इंटू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। तो ये होता है मेरा E का वैल्यू, वेयर E इज कॉल्ड एज इमिसिविटी। ठीक है, अब ये ज़्यादा हमें है नहीं, तो सिर्फ ये इक्वेशन याद रखना है, या फिर मैं इस इक्वेशन की से Q की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देयरफॉर आई कैन राइट डाउन Q इज इक्वल टू E इंटू सिग्मा इंटू A इंटू टी टू द पावर 4 इंटू टी। ओके, समझ में आ रहा है? ये हुआ रेडिएंट एनर्जी E के बारे में। सॉरी, ये पावर, ये एनर्जी है नहीं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, और ये डिवाइडेड बाय एरिया होता है। दिस इज रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, दिस ई इज रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया है, और ये होता है मेरा रेडिएंट एनर्जी। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज अ रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, तो वी कैन ऑब्टेन द रेडिएंट पावर। रेडिएंट पावर मुझे यहाँ से मिल जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, विच इज इक्वल टू रेडिएंट पावर सिग्मा ई इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4। तो ये कुछ अलग अलग 4 इक्वेशंस है, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दीज 4 इक्वेशंस। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो इसे उतार लो। Done, sir. ओके, तो ये हुआ स्टीफन्स लॉ। अब इस स्टीफन्स लॉ को प्रूव किया था बोल्ट्जमैन ने। ओके, तो बोल्ट्जमैन ने क्या किया, यहाँ पे लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज कर लिया, जहाँ पे ब्लैक बॉडी को उसने ट्रीट किया आइसोलेटेड सिस्टम में। ओके, तो उसने यहाँ से एक जनरल लॉ दे दिया, जहाँ से हम इमिसिव पावर किसी भी बॉडी का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी is in थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है एट टेम्परेचर टी नॉट। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीट इमिशन फ्रॉम द बॉडी, रेट ऑफ हीट इमिशन पर यूनिट एरिया is equal to rate of heat absorption, rate of heat absorption पर यूनिट एरिया। तो वो मुझे मिल जाएगा सिग्मा इंटू टी नॉट रेस टू 4। वो हमें मिल जाएगा सिग्मा इंटू टी नॉट रेस टू 4। तो देखना, अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, ओके, इफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज रेज्ड टू न्यू टेम्परेचर T, तो रेट ऑफ हीट इमिशन पर यूनिट एरिया लिख सकता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ हीट इमिशन पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, क्योंकि इतना टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो इसकी वजह से मेरा हीट इतना इमिट होने लगेगा। ओके, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ नेट रेट ऑफ हीट इमिशन पर यूनिट एरिया, नेट
rate of heat emission per unit area, that is equal to E is equal to sigma in bracket T to the power 4 minus T naught raised to the power 4. ओके, समझ में आ रहा है? तो देखना, ये तो बहुत स्पेसिफिक एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन अगर मैं किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी को इमिसिटिव में लिखना चाहता हूँ तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ फॉर एनी जनरल और ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट और बॉडी. We can write down this equation or we can modify this equation as E is equal to small e into sigma t to the power 4 minus t naught raised to 4. तो यहाँ पे स्मॉल e होता है इमिसिटिव पावर फॉर एनी जनरल बॉडी एंड कुछ वैल्यूज इन बिटवीन 0 to 1. यहाँ पे हमने देखना ऊपर परफेक्टली ब्लैक बॉडी को कंसीडर किया था. सो फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी द वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 1. ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट. परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए तो वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 1 रहेगा. ओके, और ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिख लो इसे. Done, sir. Okay, next part is the rate of cooling. रेट ऑफ कूलिंग. कूलिंग मतलब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनिशियल फॉल इन टेम्परेचर. मैं यहाँ पे फॉल इन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा हूँ. सपोज करना एक बॉडी है जिसका सरफेस एरिया है ए. हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे सरफेस एरिया ए, जिसकी इमिसिविटी दी गई है ई, और जिसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है टी, और इसको हमने रखा है सराउंडिंग टेम्परेचर टी नॉट में. तो मैं यहाँ से नेट रेट ऑफ हीट इमिशन निकाल सकता हूँ. नेट रेट ऑफ हीट इमिशन, so that is equal to dq by dt, and which is equal to E into sigma into a t to the power 4 minus t naught raised to 4. ये हमने किया था ना अभी, ये वाला एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था. देखना यहाँ पे प्रीवियसली एक्सप्रेशन में क्या था, हीट इमिशन पर यूनिट एरिया था, बराबर? समझ रहे हो? और ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए था. तो हमने यहाँ पे जनरल ऑर्डिनरी बॉडी के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लिखा था, और इस ई को हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय ए इंटू डी टी. समझ में आ रहा है? तो ये आगे भेज दूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा नेट रेट ऑफ हीट इमिशन. समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो सपोज करना आई एम गोइंग टू कंसिडर स्मॉल सी एज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी. लेट सी इज हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी. तो ये जो रेट ऑफ हीट है यहाँ पे, या फिर रेट ऑफ हीट लॉस है, उसको मैं लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू टी क्यू बाई डी टी. रेट निकाल रहे हैं हम, तो ये सी से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस डी कैपिटल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टेम्परेचर, स्मॉल टी इज द टाइम. ओके, ठीक है. तो बाय कंपेयरिंग द इक्वेशन 1 and 2,
सपोज करना कि इक्वेशन 1 है और ये 2 है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा एक नया इक्वेशन विच इज इक्वल टू सी माइनस डी टी बाई टी एंड विच इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू ए टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो देखना ये जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है और या फिर ये हीट कैपेसिटी है, नॉट स्पेसिफिक कैपेसिटी, ये हीट कैपेसिटी है। मैं इसको मास और स्पेसिफिक कैपेसिटी में लिख सकता हूँ। अब थोड़ा सा सिंबल हमने लास्ट टाइम सी ही यूज किया था, अब मैं थोड़ा सा सिंबल चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। आई कैन राइट डाउन दिस सी एज m into s, where s is nothing but the specific heat capacity. S is nothing but the specific heat capacity। तो मुझे यहाँ पर रेट निकालना है, रेट ऑफ कूलिंग, मतलब टेम्परेचर किस तरह से घट रहा है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फैक्टर माइनस डेल्टा टी बाई टी। तो देखना है किस तरह से होगा। माइनस डेल्टा टी बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एम इंटू एस टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। अब इस मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के फॉर्म में। कंसिडर करना, दिस इज द डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टी रेस टू 4 माइनस टी नॉट रेस टू 4। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ कूलिंग। ये होगा जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ कूलिंग। ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिख लो इसे। Done, sir. हम थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर करना, एक स्पेरिकल बॉडी है ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, रेडिएट्स 450 watt power at 500 Kelvin। क्वेश्चन पूछा है इफ रेडियस इज हाफ एंड टेम्परेचर इज डबल्ड, तो व्हाट वुड बी द पावर रेडिएटेड। कितना पावर यहाँ पे रेडिएट होगा, जरा ट्राई करना, देखना क्या कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे।
क्या होगा? तो यहाँ पे देखना, वो रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं। एक्चुअली वो देखा जाए तो वो क्या था, E इज इक्वल टू स्मॉल e इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4, बराबर ना? सही लिखा है? यही एनर्जी थी ना? यस सर। ये एनर्जी क्या है? रेडिएंट एनर्जी। एक्चुअली ये क्या होता है? पावर होता है, डी क्यू बाई डी टी। या फिर आप ये वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे हमने जो लिखा है ये रेडिएंट पावर क्यू बाई टी इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4, बराबर ना? तो अगर मैं यहाँ पे इसे यूज कर लूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4। अब क्या किया गया है देखना, स्पेरिकल बॉडी है तो एरिया कितना होगा इसका? सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर? ठीक है। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, अगर ये पावर है, सपोज करना P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी रेस टू 4, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ P1 बाई P2 इज इक्वल टू R1 बाई T1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर T2 रेस टू 4। ठीक है। टेम्परेचर क्या किया गया है? रेडियस हाफ की गई है, तो ये हो जाएगा 1/2 R2 उसका स्क्वायर, मतलब 4R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। और टेम्परेचर हमने कितना किया है? डबल किया है, मतलब 16 इंटू T1 रेस टू 4, क्योंकि ये फोर्थ पावर है। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 1/4। देयरफॉर P2 मिल जाएगा, P2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, सॉरी P1, एंड विच इज इक्वल टू 4 इंटू 450। तो यहाँ पे मिल जाएगा आंसर 1800 वाट। समझ में आ रहा है? यस सर। वो उतार लो इसे। डन सर। नेक्स्ट, the operating temperature of a bulb with power 60 watt is 3000 Kelvin. If the surface area of the filament if the surface area of filament is 25 millimeter square, find its emissivity. Find its emissivity. ओके, जरा देखना, ट्राई करना इसे। सिंपल है, वही वाला एक्सप्रेशन है।
इसको हम देखना इस तरह से लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4, बराबर ना। तो पावर दी गई है 60 वाट, ये निकालना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। एरिया दिया गया है मिलीमीटर सर स्क्वायर। 0.5। यस करेक्ट, द आंसर इज 0.5। अगर यहाँ से निकालोगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.5। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलो ये आ गया क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आगे वाला पार्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो देखना, एक सिंपल वाला एक्सपेरिमेंट है ये, या फिर आपने देखा होगा। अगर आपने चाय का कप रख दिया हो किचन के ऊपर और 10 मिनट के बाद जाके देख रहे हो, तो उसका वो जो टेम्परेचर होता है चाय का वो पूरा सराउंडिंग टेम्परेचर बन जाता है, बराबर ना। समझ में आ रहा है? तो मतलब यहाँ पे क्या यस होता सर। है, टेम्परेचर मेरा घटने लगता है। और ये किस रेट से टेम्परेचर घट रहा है, इसका लॉ दिया है न्यूटन ने, जिसे कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ हॉट बॉडी, the rate of cooling of hot body kept in a cold surrounding, kept in a cold surrounding varies directly, varies directly as the temperature difference between, as the temperature difference between hot body and cold surrounding, hot body and cold surrounding। ठीक है, so this is the statement of this law. So just we will consider the temperature of the hot body as a T and cold body for T naught, and according to the rate of cooling माइनस डी टी बाई डी टी, कूल हो रहा है ना, इसीलिए हम वहां पे माइनस साइन ले रहे हैं। ओके, सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ माइनस डी टी कैपिटल टी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी टी विच इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट टी माइनस टी नॉट। ओके, ठीक है। और यहाँ पे इस के को लिया जाता है कांस्टेंट, या फिर मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी माइनस टी नॉट। समझ में आ रहा है? तो इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड और डिफरेंशिएशन मेथड विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूँ ऑन बोथ साइड, तो देखना है कुछ इस तरह से होगा, डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। तो अब यहाँ पे मुझे चाहिए होंगे लिमिट्स। तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि सपोज करना दिस इज द इनिशियल टेम्परेचर, ओके, दैट इज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, उसके पास इनिशियल टेम्परेचर टी आई है, और एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी उस बॉडी का टेम्परेचर है कुछ टी बन रहा है, उस बॉडी का टेम्परेचर बन रहा है कुछ टी। तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्व करने के बाद देखना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना, तो इसका आंसर है नेचुरल लॉग x। तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा नेचुरल लॉग टी माइनस टी नॉट, और इसके लिमिट्स रहेंगे टी इनिशियल विच इज इक्वल टू माइनस के
इंटू टी 0 to t। ओके, तो देखना ये बनेगा, यहाँ पे देखना टी नॉट इज कांस्टेंट है, कैपिटल टी इज वेरिएबल है, तो ये बन जाएगा टी माइनस टी नॉट माइनस नेचुरल लॉग की इनिशियल माइनस टी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय टी इनिशियल माइनस टी नॉट विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। अगर मैं इसे देखना, इसको मैं ये लॉग हटाना चाहता हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा ई रेस टू माइनस के टी। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस के टी इन ब्रैकेट टी इनिशियल माइनस टी नॉट। ठीक है, तो मुझे ये टी निकालना है यहाँ पे। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ टी विच इज इक्वल टू टी नॉट प्लस ई रेस टू माइनस के टी इंटू टी इनिशियल माइनस टी नॉट। सो दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। समझ में आ रहा है? यस सर। सिंपल है ये, लिख लो इसे। डन सर। ठीक है, okay, we will go to the next part that is distribution of energy in the spectrum of a black body. Distribution of energy in the spectrum of black body। तो यहाँ पे क्या करना है, मुझे अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर उसका थर्मल स्पेक्ट्रम चेक करना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो होती है ना, वो रेडिएशन इमिट करती है विथ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। तो ये वाला स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ। perfectly black body emits radiation of all possible wavelength। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वही करने की कोशिश की, इसने ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश की बिटवीन द वेवलेंथ एंड रेडिएशंस, जो भी एनर्जी है उसके बीच में। तो उसे ग्राफ कुछ इस तरह से मिला। यहाँ पे 2-4 साइंटिस्ट हैं, तो दिस इज लैम्बडा एंड दिस इज ई। तो उनको ग्राफ कुछ इस तरह से मिला। ओके, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ मिली और यहाँ पे मुझे रेडिएंट एनर्जी भी मैक्सिमम मिली फॉर दिस मैक्सिमम वेवलेंथ। ओके, समझ में आ रहा है? तो देखना है एट ए गिवन टेम्परेचर जो इंटेंसिटी होता है किसी हीट रेडिएशन का, दैट इंटेंसिटी इंक्रीजेस sir. विथ वेवलेंथ एंड इट रीचेस टू अ मैक्सिमम पर्टिकुलर वेवलेंथ एंड विथ फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ इट डिक्रीजेस। ठीक है, तो देखना अगर मैं इस
कर्व के अंडर एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, एरिया अंडर कर्व, एंड दैट एरिया gives the total intensity of radiation. Area under curve gives the total intensity. समझ में आ रहा है? इंटेंसिटी क्या होता है? पावर बाय एरिया, बराबर ना? इंटेंसिटी Yes, sir. देखना, इंटेंसिटी आई लिखा जाता है, दैट इज इक्वल टू पावर बाय एरिया. पावर क्या होता है? क्यू बाय टी. समझ में आ रहा है? तो फिर से वही वाला एक्सप्रेशन आ रहा है अपने पास, क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू टी. तो एरिया अंडर द कर्व विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्बडा विथ रिस्पेक्ट टू डी लैम्बडा, कुछ इस तरह से मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा. और इस ई लैम्बडा की वैल्यू कितनी होती है, या फिर ई की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4, बराबर ना, इंटू डी लैम्बडा. समझ में आ रहा है? तो मैं इसे आगे सॉल्व Yes, कर sir. सकता हूँ. तो ये वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फैक्टर. ये आगे किस तरह से सॉल्व किया गया है, क्या है, हमें उससे कुछ लेना देना है नहीं. ठीक, लिख लो इसे. Done, sir. चलो, अब लास्ट पार्ट बाकी है इस चैप्टर का, दैट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो देखना, अकॉर्डिंग टू द वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, the product of wavelength corresponding to the maximum wavelength of the intensity of radiation, product of wavelength corresponding to maximum intensity and temperature of body, and temperature of body is constant. तो ये लॉ है, that is lambda m into t is equal to constant. So this is Wien's displacement law. ये Wien's displacement law समझ में आ रहा है? अब देखना ये लॉ कहाँ पे यूज किया जाता है. दिस Yes, sir. पर्टिकुलर लॉ इज यूटिलाइज्ड इन द एस्ट्रोफिजिक्स. ओके, जहाँ पे रेडिएशन का एनालिसिस किया जाता है, जो भी डिस्टेंस स्टार है ना, वहाँ से जो भी रेडिएशंस आ रहे हैं ना, उसको एनालाइज करने के लिए इस लॉ को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. समझ में आ रहा है? तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसका एक ग्राफ भी दिया गया है बुक में, सो यू कैन गो थ्रू दैट. ठीक है, अब वन लास्ट पार्ट इज पेंडिंग, जो आपको खुद को करना है, दैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. यस, एक दो पैराग्राफ दिए गए इसके बारे में, यू कैन मेक नोट्स फ्रॉम दिस. ये टेक्स्ट बुक ही यूज करना, इसके लिए कुछ दूसरा मत यूज करना. ओके, समझ में आ रहा Okay, है? sir. तो ये हुआ अपना चैप्टर, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. जस्ट अ मिनट.